हेलो साथियों। बीपीएससी टीआरई 4.0 के इस प्यारे से सेशन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आधुनिक भारत में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से महत्वपूर्ण क्लास लेकर के मैं आया हूं। 1885 से 1919 तक बेहतरीन तरीके से ये सेशन आप देख लीजिए। बेहतरीन तरीके से मैं ले आया हूं। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 का तैयारी कर रहे हैं तो यह जो है सेशन आपका काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और फ्रेंड्स, इस चैनल पे मैं हर रोज बीपीएससी टीआरई 4.0 का तैयारी कराता हूँ। तो आप जो है ना सेशन को एंड तक देखें और आपको पता चलेगा कि बेहतरीन सा सेशन हम हर रोज लाते हैं। इसलिए आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस क्लास से ही पता चल जाएगा कि बेहतरीन सा क्लास कैसे हर रोज लेकर के मैं आता हूँ। इस तरह का हर रोज क्लास आता है या डेमो क्लास है, देख लीजिए, फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मैं चलता हूँ आपको और बेहतरीन से क्लास का आनंद मैं आपको दिलाता हूँ। जैसे आप देख पा रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से मैं क्लास लेकर के आया हूँ। देख लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से तो आपका है क्या, कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 से मैं शुरू करूंगा और 1919 तक मैं बताऊंगा। ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस की स्थापना 31 दिसंबर 1885 में, ठीक है ना, 31 दिसंबर 1885 में ये वो ह्यूम द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? ये वो ह्यूम के द्वारा की गई थी, जो कि एक सेवानिवृत्त अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी था। कौन था? सेवानिवृत्त अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी था। और इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डफरिन। क्वेश्चन में आता है फ्रेंड्स कि बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब? 1885 में। किसने करवाया? किसने किया? तो ये वो ह्यूम ने करवाया। वो कौन थे? सेवानिवृत्त अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी था। और उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। महत्वपूर्ण प्रश्न इससे आता है, तो आप इसको देखिएगा। बेहतरीन सवाल मैं करवाऊंगा, ठीक है ना, आपको बेहतरीन तरीके से मैं पढ़ाऊंगा और हर रोज मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं। इसलिए आप देख लीजिए, एंड तक बने रहेंगे और आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, क्योंकि हर रोज मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं। दूसरा देख लीजिए, भारतीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे ये वो ह्यूम का मुख्य उद्देश्य एक ऐसी सुरक्षा कपाट, सेफ्टी वाल्व की व्यवस्था करना था, जिसके माध्यम से शिक्षित भारतीयों का जो है बढ़ता हुआ असंतोष बाहर निकलता रहे। यानी इसीलिए ये सेफ्टी वॉल्व के लिए, सुरक्षा कपाट के लिए इसकी स्थापना की गई थी कि भारतीय जो है, भारतीयों के जो शिक्षित भारतीयों का जो बढ़ता हुआ असंतोष था वो निकलता रहे, है ना, इसीलिए इसका किया गया था। और उसके बाद देख लीजिए, तो ये भी इसका उद्देश्य भी समझ में आ गया। और इसका प्रथम अधिवेशन जानिएगा, इसका प्रथम अधिवेशन जो है ना, किसका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में बंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ था। याद रख लेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। क्वेश्चन में आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी आपका हो जाएगा। और कहां पे इसकी प्रथम अधिवेशन हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। कब हुआ था? तो दिसंबर 1885 में हुआ था। बेहतरीन तरीके से इसको याद रख लेंगे। और नेक्स्ट आपका 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना के बाद अगले 20 वर्षों तक इस पर ऐसे गुट का प्रभाव था जिसे उदारवादी गुट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उदारवादी गुट कहा जाता था। यानी 1885 ईस्वी से कांग्रेस की स्थापना के बाद अगले 20 वर्षों तक, कितने तक? 20 वर्षों तक ऐसे गुट का प्रभाव था जिसे उदारवादी गुट कहा जाता था। याद रख लेंगे। और उदारवादियों के प्रमुख नेता थे, कौन थे भाई? उदारवादियों के प्रमुख नेता दादा भाई नौरोजी थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोविंद रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय आदि सब थे। ठीक है ना, तो ये भी आप याद रखेंगे, मदन मोहन मालवीय इत्यादि थे। और आप याद रखेंगे 1905 से 1919 ईस्वी तक के चरण को नव राष्ट्रवाद तथा गर्मपंथियों के उदय का काल माना जाता है। 1905 से 1919 ईस्वी तक का जो चरण होता है ना, उसको क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद अथवा गर्मपंथियों के उदय का काल कहा जाता है। या आप भली भांति इसको जो है ना याद रखेंगे। और उसके बाद आप लोग देख लीजिए क्या है,
कांग्रेस के कांग्रेस के गरमपंथी नेताओं में प्रमुख थे। गरमपंथी में कौन थे? तो गरमपंथी में बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, जिसको हम लोग लाल बाल पाल के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स, और एक अरविंद घोष थे। तो ये जो है ना आपका चार थे, लाल बाल पाल और एक अरविंद घोष थे। ये हमारे गरमपंथी नेताओं में प्रमुख थे। ये सभी क्वेश्चन में आता है, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। बंगाल का विभाजन 1905 में होता है, याद रख लीजिएगा। बंगाल का विभाजन कब हो जाता है? 1905 में। बंगाल में राष्ट्रीय चेतना को नष्ट करने के उद्देश्य से लॉर्ड कर्जन द्वारा 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल का विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई। तो बंगाल विभाजन को करने की निर्णय की घोषणा कब की गई? तो 20 जुलाई 1905 को। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। याद रख लेंगे, भर भर के क्वेश्चन इससे पूछता है फ्रेंड्स, है ना। फ्रेंड्स अगर अच्छा लग रहा है ना तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के पास भी आप शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेहतरीन तरीके से मैं TRE 4.0 का तैयारी कराता हूं इस चैनल पर। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। देखिए इसका घोषणा कब कर दिया गया? 20 जुलाई 1905 को, लेकिन 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया तथा उसी दिन राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया। क्वेश्चन में आता है 16 अक्टूबर 1905 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया था, ठीक है ना। उस दिन राष्ट्रीय शोक दिवस, याद रख लीजिएगा। स्वदेशी व स्वराज आंदोलन भी हुआ था 1905 से 1906। 1905 तथा 1906 स्वदेशी व स्वराज आंदोलन। तो यहाँ पे लाल बाल पाल और अरविंद घोष जो कि गरम दल के नेता थे, याद रखिएगा। इसके प्रयासों के कारण कांग्रेस ने स्वदेशी व स्वराज की मांग की थी। तो गरम दल वाले नेता ने स्वदेशी या स्वराज की मांग की थी। तो कौन कौन थे? लाल बाल पाल और अरविंद घोष। 1905 के बनारस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में, याद रखिएगा, 1905 के बनारस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में कांग्रेस ने स्वदेशी की मांग रखी थी। किसकी अध्यक्षता में? तो आपका गोपाल कृष्ण गोखले। कहां पे? बनारस के अधिवेशन में। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। इतना याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। इतना आप याद रखिएगा। और उसके बाद जानिए, बेहतरीन तरीके से क्लास में लाया हूं, आप लाइक जरूर कीजिएगा। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हो गई थी। आनी क्वेश्चन में आएगा बंगाल के विरोध में जो है ना, कब जो है कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई थी, तो 7 अगस्त 1905 को, ठीक है, याद रख लीजिएगा। 1906 में क्या होता है? कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कांग्रेस ने स्वराज की मांग रख देती है। कब रखती है? 1906 ईस्वी में, कलकत्ता के अधिवेशन में। 1906 में कलकत्ता में एक कांग्रेस का अधिवेशन होता है। उसी में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कांग्रेस ने क्या करती है? स्वराज्य की मांग रख देती है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? 1906 में हो जाती है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? 1906। आप याद रखिएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना गांठ बांध लीजिएगा। इसके संस्थापकों में आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन जो है मोहसिन उल मुल्क प्रमुख थे, ठीक है ना, जिन्होंने 30 नवंबर 1906 ईस्वी की स्थापना ढाका जो कि बांग्लादेश में है ना, इसकी राजधानी है, तो इसी में किया था। किसने किया था? आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क इसमें प्रमुख थे। कब किया था? 30 नवंबर 1906 को किया था इसकी स्थापना ढाका में, जो बांग्लादेश की राजधानी भी है। इसके प्रथम अध्यक्ष वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन थे, ठीक है ना। और मुस्लिम लीग की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों की निष्ठा बढ़ाना। क्या था? ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों की निष्ठा बढ़ाना था और मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना तथा कांग्रेस के प्रति मुसलमानों में घृणा उत्पन्न करना था। यही था, आप याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग जानेंगे 1919 में रॉलेट एक्ट आता है। कब आता है? 1919 में रॉलेट एक्ट आता है ना। तो 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लागू हो जाता है। कब होता है? 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट जो है आपका लागू होता है। इस रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी ने क्या करता है? 30 मार्च 1919 को भारत में सर्वत्र सत्याग्रह दिवस मनाया, है ना, सर्वत्र सत्याग्रह दिवस मनाया। और इस एक्ट के विरोध में गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल भी करवाई। 6 अप्रैल 1919 याद रख लेंगे, इसमें देशव्यापी हड़ताल। और 30 मार्च 1919 को सर्वत्र सत्याग्रह कर मनाया था। किसने? तो महात्मा गांधी ने, ठीक है। इस एक्ट के द्वारा अंग्रेज सरकार जिसको चाहे जब तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। किसके द्वारा? रॉलेट एक्ट के द्वारा। और यह जनता की सामान्य स्वतंत्रता
पर प्रत्यक्ष कुठाराघात था, ठीक है ना, कुठाराघात था। और याद रखिएगा, इस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून भी कहा गया। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप गांठ बांध लीजिए। जो है ना, किसको बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया, तो रॉलेट एक्ट को कहा गया। और इसे काला अधिनियम या आतंकवादी अपराध अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स, याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। और उसके बाद आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा क्या, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के लिए गांधी जी का अखिल भारतीय संघर्ष के नेतृत्व का समर्थन प्रयास था, है ना। इसका सर्वप्रथम प्रयास था, किसका, अखिल भारतीय संघर्ष के नेतृत्व का सर्वप्रथम प्रयास था, ठीक है ना। अब जालियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। और अब इससे जुड़ी हुई जाने, रॉलेट एक्ट के विरोध में जगह जगह जनसभाएं आयोजित की जा रही थी, ठीक है ना, जगह जगह क्या हो रही थी, जनसभाएं आयोजित हो रही थी। इस दौरान सरकार ने पंजाब के लोकप्रिय नेता कौन थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया। रॉलेट एक्ट के विरोध में इन दोनों को क्या करता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। किसको, तो हमारा पंजाब के लोकप्रिय नेता थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसी गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक जनसभा आयोजित की गई थी, ठीक है ना, जिस पर लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओ डायर ने गोली चलवा दी थी, है ना, आपको पता होनी चाहिए। तो माइकल ओ डायर ने गोली चलवा दी थी, जिससे सैकड़ों लोग मारे गए थे, सैकड़ों लोग मारे गए थे, घायल हो गए थे इसमें फ्रेंड्स, ये आपको याद होना चाहिए इस चीज़ को, है ना। और उसके बाद ध्यान दीजिएगा, इस सत्याग्रह के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने सरकार को क्या किया था, नाइटहुड, जो सर की उपाधि मिली थी उन्हें ना, तो नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी, किन्होंने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इसी घटना से दुखी होकर के उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी, तथा शंकर नायर ने वायसराय को कार्यकारिणी पद से त्याग पत्र दे दिया था। किसने, शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी पद से त्याग पत्र दे दिया था। और इसके बाद ध्यानिएगा, इस हत्याकांड की जांच के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक जांच आयोग भी गठित किया था, ठीक है ना, किसकी अध्यक्षता में, मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में, ठीक है ना। और 13 मार्च 1940 को सरदार उधम सिंह ने कैप्टन कैक्सन हॉल, ठीक है ना, याद रखिएगा, कैक्सन हॉल जो कि कहाँ है, लंदन में है, ठीक है ना, में एक मीटिंग को संबोधित कर रहे जनरल डायर की गोली मारकर हत्या कर दिया था। किसने, सरदार उधम सिंह ने। कब, 13 मार्च 1940 में, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने गोली चलाई थी ना, चलवा दी थी, इसलिए तो किसने मार देता है, तो उधम सिंह ने, ठीक है ना। कहाँ पे, तो कैक्सन हॉल कहाँ है, लंदन में, एक मीटिंग को संबोधित कर रहे थे, तो जनरल डायर को गोली मारकर हत्या कर दिया और इस हत्याकांड का बदला ले लिया। तो फ्रेंड्स, मैंने आज इस सेशन में आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1885 से 1919 तक पढ़ाया। ईमानदारी से बोलिए, आपको सेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दें, और हर रोज हमसे जुड़ करके ऐसे ही पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को क्लिक कर लें। हर रोज मेरा क्लास आता है बीपीएससी टीआरई 4.0 को तैयारी कराने के लिए, तो आप बेहतरीन तैयारी हमसे जुड़ के करेंगे, ठीक है ना, हमसे जुड़ करके आप बेहतरीन तैयारी करेंगे और आप एक सीट पक्का करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए, आप सेशन में एंड तक बने रहे, इसलिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।